कि इस बम ब्लास्ट सीरीज में एक मास्टरमाइंड जिसको कहा जा सकता है उसका नाम है असीमानंद उर्फ असित चटर्जी। असित चटर्जी असीमानंद ने अपना कन्फेशन लिख के दिया है कोर्ट को। कन्फेशन देना यानी मान्य करना, कबूल करना। तो क्या आपके पास है? तो उसके अंदर एक बात आई है पेज नंबर 36 पर, असीमानंद के पेज नंबर 36 पर ये इस बात का जिक्र आया है कि आरएसएस के इन आतंकवादी लोगों का कनेक्शन इसी के साथ है। उसमें जिक्र ये आया है, हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी देना बहुत मैं उचित समझता हूं। जो मीडिया छुपा रहा है उस बातों को हमको उजागर करना चाहिए। असीमानंद कहता है, मुझे यह भी पता चला था कि सुनील जोशी भारत भाई के साथ नागपुर में इंद्रेश जी से मिले थे और इंद्रेश जी ने भारत भाई के सामने सुनील जोशी को 50,000 रुपए दिए थे। कर्नल पुरोहित ने भी एक बार मुझे बताया था कि इंद्रेश जी आईएसआई के एजेंट है और इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, लेकिन कर्नल पुरोहित ने मुझे वह डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं दिखाए। ये बयान है उस ग्रुप का। इसमें इंद्रेश कौन है? तो इसमें इंद्रेश सुनील जोशी तो पता चलता है। सुनील जोशी को उन्हीं लोगों ने मार डाला। हो सकता है उनका आर्थिक लेन देन हो सकता है वो सुनील जोशी के परिवार ने तो आरएसएस के उन लोगों के खिलाफ भी केसेस चलाई थी और प्रज्ञा ठाकुर सुनील जोशी का मर्डर करवाने में प्रमुख है, ऐसा उन लोगों का आरोप था। तो दरअसल मामला ये है कि सुनील जोशी तो पता चल रहा है, जो अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में 3 लोगों को सजा हुई, एक मृत्यु पाया गया, इसको दोषी माना गया। तो कोर्ट भी मान रहा है कि आरएसएस के ये लोग फुल टाइमर लोग थे और आरएसएस का बम ब्लास्ट करवाने में हाथ था। अब इसमें इंद्रेश कौन है? तो इंद्रेश है इंद्रेश कुमार। अभी इंद्रेश कुमार कौन है? तो इंद्रेश कुमार अक्षरधाम बम ब्लास्ट में एक आरोपी है, बल्कि पूरे देश भर में जो बम ब्लास्ट किए गए उसमें एक सह आरोपी है। इंद्रेश कुमार के संदर्भ में यह मामला आया है कि इंद्रेश कुमार का संबंध इसी से, आईएसआई से। तो इंद्रेश कुमार आज वर्तमान में आरएसएस की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर है और वो सदस्य ही नहीं है, बल्कि आरएसएस ने एक विंग बनाई है और उस विंग का वो माइनॉरिटी जो सेल उन्होंने बनाया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इसका उसको अध्यक्ष बनाया है। यानी बम ब्लास्ट आरएसएस के लोगों ने किया, इल्जाम मुसलमानों पर लगाया, अब मुसलमानों का ही उसको नेता घोषित किया। यानी ब्राह्मणों का कैरेक्टर जो है कितना डिप्लोमेटिक है, जिनको आरोपी कराया, जिनको आरोपी बनाया मुसलमानों को, उसका नेता उसको बनाया। मगर अगर असीमानंद की बात को माना जाए और अलग अलग तथ्य जो बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के पास भी इसके सबूत है, वो लोग इस बात को दबा रहे हैं। ये अभी तक पता नहीं चला कि जो लोग पकड़े गए इसके साथ जिनका कनेक्शन था, आगे जुडिशरी ने क्या फैसला किया, आगे मीडिया ने क्यों नहीं बताया, केवल इतना ही बताया कि इतने लोग पकड़े गए। आगे क्या हुआ? आगे उनको सजा हुई क्या? जो राष्ट्रद्रोह करता है हम मानते हैं उसको फांसी होनी चाहिए। अगर इंद्रेश कुमार का संबंध इसी के साथ है तो आरएसएस का मेंबर क्यों है, एग्जीक्यूटिव मेंबर क्यों है? आरएसएस का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इसका मतलब है मोहन भागवत का भी कनेक्शन इस आईएसआई के साथ है। और आईएसआई ये कोई ऐसी संस्था है जैसे आरएसएस की अलग अलग अपशूट विंग है, उसी तरह आईएसआई ऐसा मुझे लग रहा है कि आरएसएस की कोई विंग हो सकती है। इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि 2011 में मनमोहन वैद्य और सरसंघ चालक मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री जब उस वक्त मनमोहन सिंह थे तो उनको एक ज्ञापन दिया था, एक पत्र लिखा था कि इंद्रेश कुमार और ये जो बाकी लोग हैं कर्नल पुरोहित वगैरह, तो ये मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार को मारने में शामिल है, मतलब उनकी हत्या की साजिश वो कर रहे हैं। तो और आज वो लोग उनको क्यों छोड़ रहे हैं? अगर उनका संबंध, आप बोल रहे हैं कि आरएसएस का संबंध है इससे, तो वो लोग उस वक्त उन्होंने ज्ञापन दिया था कि इनको छोड़ा न जाए, इनकी ये हत्या में शामिल है। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। ये जो खबर है ये गूगल पर कई साइटों पर भी आज भी अवेलेबल है और जिस दिन ये खबर आई थी उस तारीख थी 11 तारीख थी और 11 फरवरी 2011 को वो खबर आई थी और ऑनलाइन जो पेज है आज तक का उसके ऊपर भी वो मौजूद है।
इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत को मारने की साजिश थी, ऐसा सर कार्यवाह भैयाजी जोशी आरएसएस का और आरएसएस का स्पोक्स पर्सन मनमोहन वैद्य ने प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनको ज्ञापन दिया था। वो क्या उनका कहना था जरा आप लोगों को भी बताना जरूरी है। पत्र में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा था, संघ का स्पष्ट मानना है कि कर्नल पुरोहित की भूमिका राजनीतिक थी और वह अपने विवेक के आधार पर कुछ नहीं कर रहा था। उसकी कोशिश संघ और सहयोगी संगठनों में दरार पैदा करने की थी। उसने सरसंघ चालक मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार को मारने की साजिश रची थी, जिसका पता महाराष्ट्र एटीएस के आरोप पत्र से चलता है। ये जानकारी आप गूगल पर ऑनलाइन ये खबर है, यहां पर देख सकते हैं। अब सवाल बड़ा गजीब, आपने सवाल भी बड़ा गजब का पूछ लिया। अब ये सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए, ये सवाल तो जुडिशरी के अंदर सरकारी जो वकील है या न्याय के जो वकील है, एटीएस के जो लोग हैं, इनको खड़ा करना चाहिए था, इनको सवाल खड़ा करना चाहिए था। सवाल क्या है, काउंटर सवाल क्या है कि आज जैसे पुरोहित को महान देशभक्त बताया जा रहा है और पुरोहित के लिए पूरा तामझाम कलेक्ट किया जा रहा है और उसके लिए बड़ा बढ़िया किस्म का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। सवाल ये है, सीधा सीधा सवाल है, और हम भारत के नागरिक होने के नाते भी ये सवाल हम पूछना चाहते जनता के माध्यम से जुडिशरी को, खास करके कि अगर मनमोहन वैद्य और भैया जोशी जो आरएसएस के सेंट्रल बॉडी के मेंबर्स है, ये लोग भी मनमोहन सिंह को रिटर्न में ज्ञापन दे रहे हैं, और जिसकी खबरें हमें पता चल रही है, जिसके आधार पर हम बोल रहे हैं, ये ज्ञापन में कह रहे हैं कि मनमोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का मर्डर करने की साजिश थी। तो फिर आज सवाल होता है कि साजिश थी ऐसा आरएसएस के लोग उस समय कह रहे थे, जो आज वर्तमान में भी आरएसएस के सेंट्रल बॉडी के मेंबर है और वो लोग आज भी जिंदा है। तो फिर मोहन भागवत को और इंद्रेश कुमार को मारने की साजिश करने वाले आदमी को क्यों रिहा किया जा रहा है, और इसके मामले में मोहन भागवत के मुंह पर ताला क्यों है, मनमोहन वैद्य के मुंह पर ताला क्यों है, भैयाजी जोशी के मुंह पर ताला क्यों है? ये उनका डिप्लोमेटिक स्टैंड था। डिप्लोमेटिक स्टैंड क्या था? फरवरी महीना आ रहा है, फरवरी के बाद नवंबर महीना बाद में आ रहा है, तो मैं इसको लिंक करके देख रहा हूं तो 26/11 का जो हमला हुआ, उस हमले में आरएसएस का हाथ था। आईबी के अंदर आरएसएस के लोग थे और इस्राएली उसमें टेररिस्ट ग्रुप था। इसमें आईएसआई का भी एक ग्रुप था। 3 ग्रुप थे, एक आरएसएस से संलग्न आईबी का ग्रुप था, नंबर 2 इस्राएली आतंकवादी ग्रुप था, नंबर 3 वो जो आईएसआई का आतंकवादी ग्रुप था। तो तीनों ने मिलकर 26/11 का हमला किया। इस हमले में 3 प्रमुख पुलिस अधिकारी मारे गए, जिसमें करकरी जी भी है, और करकरी जी को आज विलन बताया जा रहा है, जो एटीएस प्रमुख थे, और इसको नायक बनाया जा रहा है। अब वो कहने वाले जो अधिकारी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो ही अधिकारी कह सकते जो इस आरोप में फंसे हुए हैं। उन्हें मालूम है इसकी जांच हो जाएगी तो पकड़े जाएंगे। तो ये सवाल सही है कि ये जो 26/11 का जो अटैक हुआ, ये प्री प्लान अटैक था, और वो प्री प्लान अटैक में कहीं ना कहीं आरएसएस का डायरेक्ट इन्वॉल्व था, क्योंकि वो लोग मारे जाना, सबूत नष्ट करना, और ये सारी हिस्ट्री ये बताती है कि इसमें आरएसएस संलग्न है। और मोहन भागवत को अपना मुंह खोलना चाहिए। हम कहना चाहते हैं, संघ कार्यालय संघ प्रमुख को कहना चाहते हैं, तुम ही लोग कह रहे थे कि ये हमारी हत्या करने वाला था, तो भाई तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे पास वकील है, तुम्हारे पास जुडिशरी है, इसको रिहा क्यों कर रहे हैं? बल्कि उस समय 2011 में इसलिए बयान दे रहे थे क्योंकि उन्हें 26/11 की एक साजिश करनी थी, तो वो एक रिकॉर्ड बना रहे थे, देखो हम उसके खिलाफ थे, इसलिए हम भारत सरकार को लिखित में दे रहे हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक डिप्लोमेटिक उनका स्टैंड था, सच स्टैंड नहीं था। अब इंद्रेश कुमार कौन है? इंद्रेश कुमार एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर है, मोहन भागवत वर्तमान सरसंघ चालक है, और वो लोग इनको रिहा होने के बावजूद बोल नहीं रहे हैं, बल्कि उसके समर्थन में आरएसएस बोल रहा है।
हमने आपने 26/11 का जिक्र किया, तो 26/11 पर जो पूरा सबूतों के आधार पर जो किताब लिखी गई, हु किल्ड करकरे, एस.एम. मुशर्रफ साहब ने, उनसे भी हमने बात की, लेकिन उनका कहना है कि इस सारे मामले में गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, वो इन्वॉल्व नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? वो उनका कहना ऐसा है कि ब्यूरोक्रेट्स या आईबी के जो लोग हैं इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, मगर सच ये है कि फरीदाबाद की जो मीटिंग हुई 2008 में, उस मीटिंग में पुरोहित और सिंह नाम का है, उपाध्याय नाम का है, और कई सारे लोग उसमें आतंकवादी, ब्राह्मणिकल आतंकवादी लोग शामिल है। उसमें मोहन भागवत का जिक्र है। उसमें ये जिक्र है कि हमारी मोहन भागवत जी से मुलाकात हुई और पूरा प्लानिंग के बारे में डिस्कशन हुआ। तो सरकारें इन्वॉल्व है ऐसा मैं मानता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं कि मालेगांव बम ब्लास्ट के माध्यम से देश भर के सारे बम ब्लास्ट की कुंजी मिल गई थी। मालेगांव बम ब्लास्ट ये एक कुंजी है, देश भर में बम ब्लास्ट एक्चुअली किसने किए। आज तक बदनाम किया जा रहा था मुसलमानों को, मगर मालेगांव बम ब्लास्ट से पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित कौन है, ब्राह्मण है, प्रज्ञा ठाकुर कौन है, ब्राह्मण है, सुनील जोशी कौन है, ब्राह्मण है, शंकराचार्य पांडे कौन है, ब्राह्मण है, आशीष चटर्जी उर्फ आसिमानंद कौन है, ब्राह्मण है। तो ये सारे के सारे नाम सिद्ध करते कि एक ही जाति के लोग हैं। सुधीर उपाध्याय, बहुत सारे लोग हैं, विक्रम भावे, बहुत सारे लोग हैं कि जिनका चेहरा सामने आया। तो टेररिज्म का असली चेहरा ब्राह्मणवाद था, इसका पर्दाफाश हुआ। तो 26/11 के सिलसिले में अगर हम सोचते हैं, वो प्री प्लान अटैक था, योजनाबद्ध तरीके से प्लान था, और उसको प्रमोट भी किया, प्रचार भी लाया गया। यहाँ तक की चर्चा है कि अजमल कसाब को फांसी दिया है नहीं दिया, ये भी एक सवाल उंगली उठी जा रही है कि उसको दिखाया क्यों नहीं, उसकी डेड बॉडी को दिखाया क्यों नहीं। एक ही तस्वीर बार बार दिखाए, उसके हाथ में एक वो मुस्लिम था, उसके हाथ में एक धागा बांधा, लाल भगवे कलर का धागा बांधा गया था। तो ये सारे सवाल 26/11 के साथ जोड़कर अगर हम देखते हैं तो उनकी मीटिंगों में जिक्र है मोहन भागवत का, हमें क्या करना है। उनकी जगह जगह पर मीटिंग हुई है, उनकी भोपाल में भी मीटिंग हुई, फरीदाबाद में भी मीटिंग हुई, देवलाली कैंप में भी मीटिंग हुई, सूरत में भी मीटिंग हुई, इंदौर में भी मीटिंग हुई, जगह जगह पर उनकी मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग को सामने आना चाहिए। ये रिकॉर्ड जो 48 ऑडियो और वीडियो है, इस रिकॉर्ड को भी कोर्ट में सामने लाना चाहिए। मीडिया ने इस बात की डिमांड करनी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती वाला सवाल है कि जो देशद्रोह का कार्य कर रहा है, जो संविधान बदलने की बात कर रहा है, उसको रिहा कैसे किया गया। उनका रिहा करने का जो